कभी आपको मूंछ रखने पे मार दिया जाएगा, तो कभी आपको साइकिल पे चढ़ने के लिए मार दिया जाएगा, कभी बाल काटने के लिए मार दिया जाएगा, तो कभी सड़कों पर चलने के लिए मार दिया जाएगा। आपको शायद ये बात ना पता हो कि दक्षिण भारत के कई गांवों में आज भी अनुसूचित जाति जनजाति के चलने के लिए अलग जगह है, अलग रास्ते हैं। वहां रास्तों पर दीवारें खड़ी कर दी गई कि अगर आप इधर से जाओगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। देखिए वहां पर आज भी जो हत्याएं हैं वो सिर्फ इस वजह से हो जाती है कि जो सवर्ण और जो गैर सवर्ण लोगों के बीच में शादियां हो जाए, कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको मंदिर से कोनी मार के बाहर कर दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। तो क्या ये आर्थिक आधार पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है या जातिगत आधार पर अत्याचार हो रहा है? भारत के सिटिंग आईएएस को जेल में डाल दिया जाता है जो कि अनुसूचित जाति से संबंधित है। तो ये जो अत्याचार है वो जाति के आधार पर है या आर्थिक आधार पर है? ये जो बाल काटने की बात कर रहे हैं, देखिए हमें ऐसा लगता है कि जब हम भारत की बात करते हैं तो इन जातिवादी मानसिकता के फैलाने वाले आतंकवादियों को शासन और प्रशासन जो है वो प्रोटेक्ट करता है। देखिए SC/ST एक्ट के अंदर में क्लियर प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम करे और आपके साथ छुआछूत या भेदभाव करे तो उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे जेल भेजा जाना चाहिए। परंतु भारत के अंदर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस हैं वो ये बोल देते हैं कि एक SC/ST को अगर घर में बैठ के आप गाली दो तो वो अपराध नहीं है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं जो संविधान के विरोध में और SC/ST एक्ट के विरोध में काम करते हैं, तो ये डायरेक्ट वहां तक बात पहुंचती है कि अगर हम SC/ST के बाल नहीं काटेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी जो है अपराध का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, हम फ्री रहेंगे। कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें हैं, जो शासन व्यवस्था है, इस प्रकार के अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। घटनाएं जब तक नहीं रुकेंगी जब तक कि हम कम से कम 15-20 साल पूर्ण बहुमत से इस भारत पे राज करें। अगर भारत के अंदर निर्भया का रेप केस होगा तो हर जाति के लोग मोमबत्ती लेके खड़े हो जाएंगे, परंतु यही रेप केस अगर हाथरस की लड़की के साथ होगा तो हाथरस की लड़की के ऊपर चरित्र पर आरोप लगाए जाएंगे और उसके भाइयों को, उसके परिवार को धमकाया जाएगा और डराया जाएगा। आप इस भारत के अंदर आप ये पूछते हैं सवाल कब तक रहेगा? जब तक जाति का जहर इन मनुवादी मानसिकता वाले आतंकवादियों के मन में रहेगा, जब तक यहां जाति रहेगी। और इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही जो उपाय है वो ये है कि जाति सबसे पहले नष्ट होगी, उसके बाद ही चीजें नष्ट होंगी। और मुझे नहीं लगता कि ये जाति का वायरस जो ये लोग, जो ये तुच्छ मानसिकता वाले लोग अपने दिमाग में बिठाए हुए हैं, जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे जाति नहीं जाएगी। भारत के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके अंदर अगर ऐसा अत्याचार हो जाए तो वहां का हर व्यक्ति जो है सड़कों पर आ जाता है, चाहे उन्हें न्याय मिले या ना मिले। परंतु उत्तर भारत की स्थिति अलग है। सपोज करिए जिस समाज के व्यक्ति ने बाल काटने से मना किया, मेरे जैसा अगर कोई व्यक्ति हो तो उस समाज का बहिष्कार करे। मुझे बाल कटवाने के लिए, फैशन करने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। मैं भगवान बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूं, जो जिनका धारण मुंडन गंध विलेपन पदामठ ठाना वेरमणि, जिनका इस प्रकार के चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए ये अमेरिका नहीं है जहां की जो है ट्रंप के अगेंस्ट में जो बाइडेन को जनता जिता देगी। ये अमेरिका नहीं है जहां ब्लैक लाइव मैटर के नाम पे जो गोरे लोग हैं वो लोकतंत्र को बचाने के लिए और समाज को बचाने के लिए और डाइवर्सिटी के लिए सड़कों पर उतरेंगे। ये भारत है जहां एक अत्याचारी की जाति प्रिवेल करती है और उस जाति के आधार पर निर्धारण होता है कि इसके साथ खड़ा होना है या नहीं होना। गरीबी का कोई आधार भारत के अंदर नहीं है, सब जाति का आधार है। दूसरी बात, अगर आप कहते हो कि गरीब के ऊपर अत्याचार होता है तो भारत के अंदर गरीबों की प्रतिशत कितनी संख्या किस जाति की है, इस बात को कौन डिक्लेयर करेगा? देखिए गरीब की पहली बात तो कोई जाति नहीं होती और जितने गरीब हैं वो सारे के सारे SC/ST, OBC और माइनॉरिटी क्लास से जुड़े हुए हैं, वो किसी फॉरवर्ड क्लास से नहीं है। देखिए आर्थिक स्थिति सुधरने पर अपराध कम नहीं होता। जो भारत के अंदर जितनी भी जो हत्याएं हो रही हैं लव मैरिज के नाम पर, इंटरकास्ट मैरिज के नाम पर, उसमें कहीं ना कहीं लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसके बावजूद भी वो लोग मार दिए जाते हैं। अगर आर्थिक स्थिति निर्धारित करती कि जाति को, तो आज जो है OBC वर्ग के सबसे बड़े जो नेता है जो लालू यादव है वो जेल के पीछे नहीं होते और अमित शाह जो है बाहर नहीं होते। अगर आर्थिक स्थिति तय करती तो भारत के अंदर कुछ विशेष वर्ग के देखिए अब भारत के अंदर कुछ विशेष वर्ग के जो अपराधी हैं, अगर एक वर्ग पे पिस्टल मिल जाए तो उसे आतंकवादी बना दिया जाता है, वही वर्ग पे दूसरी पिस्टल मिल जाए तो उसे उग्रवादी बना दिया जाता है, माओवादी बना दिया जाता है, नक्सलवादी बना दिया जाता है। लेकिन वही बंदूक अगर संजय दत्त के पास मिलेगी तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगेगा और उसके
उसके ऊपर एक फिल्म संजू भी बनेगी। लेकिन अगर यही बंदूक किसी SC ST OBC माइनॉरिटीज के पास मिलती तो वो जिंदगी भर जेल की सलाखों से बाहर नहीं हो जाता। और दूसरी बात, अगर आप आर्थिक रूप से बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उसको जमानत दी क्योंकि उसकी जाति को देखते हुए, वरना सैकड़ों पत्रकार आज भी जेल के अंदर बिना ट्रायल के पड़े हुए हैं जिन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता की। और हो सकता है उन लोगों की आर्थिक स्थिति जो है मजबूत हो, परंतु उनकी जाति जो है मजबूत नहीं थी। जब ये SC ST OBC माइनॉरिटीज की जो लड़कियां हैं उनके साथ गलत काम करते हैं तो ये उन्हें जाति में बांट देते हैं। अगर हाथरस की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसको जान से मार देंगे तो सभी मीडिया चैनल उसे दिखाएंगे दलित लड़की का ये रेप हो गया। लेकिन वही अगर दूसरे का लड़की का होगा तो ये कहेंगे भारत की बेटी। अगर कोई लड़का IAS होगा, जज होगा तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई पॉलिटिशियन होगा तो कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर वो मजबूत नहीं है तो उसे मार दिया जाएगा, उसे बचाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। और भारत के अंदर ये चीजें जो लव जिहाद की, जो लव जिहाद के कानून की बात कर रहे हैं, अगर लव जिहाद का कानून बनता है तो सबसे पहले आप उन लोगों को शाहनवाज हुसैन जैसे और नजमा जो है उनकी नजमा हेपतुल्ला, उनके लिए लव जिहाद कानून का क्या मतलब होगा ये देखा जाएगा। देखिए आप इसे क्यों हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं? कौन टीना डाबी है? पहली बात तो मुझे ये नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कौन टीना डाबी है। क्योंकि दूसरी बात, अगर एक लड़की ने अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ शादी की है तो ये उसका व्यक्तिगत निर्णय था। देखिए जब आप बात तो करते हो बहुजन समाज की, लेकिन सर लोग तो इसे लव जिहाद से जोड़ रहे हैं ना। नहीं, जो जोड़ रहे हैं, कौन जोड़ रहा है? लोग दो हैं, एक तो शेड्यूल्ड कास्ट, एक नॉन शेड्यूल्ड कास्ट। जब शेड्यूल्ड कास्ट समाज का कोई व्यक्ति IAS बन जाएगा तो वो अपने आप को धरती से ऊपर समझने लग जाएगा और उसे लगता है कि मैं इस समाज का पार्ट नहीं हूं। और मैं समाज में एक मैसेज दे रहा हूं, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, जिस IAS की आप बात कर रहे हैं, उस IAS को हमारे समाज ने सिर्फ और सिर्फ उसके पद के कारण अपनी आंखों पे बैठाया, उसकी विचारधारा के कारण नहीं। अगर उसकी विचारधारा के कारण बैठाते तो आप अपने नाम के आगे पीछे खान तो लगा सकते हो, परंतु आप अपने नाम के आगे पीछे अंबेडकर नहीं लगा सकते, फूले नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे आपकी जो जाति है वो रिवील हो जाएगी। दूसरी बात, जब लव जिहाद की बात आप कर रहे हो कि आज आप इस नाम पे सिंपैथी गेन करना चाहते हो कि मैं डाइवोर्स ले रही हूं, ये आपका व्यक्तिगत मामला था। जब आप IAS बने आपने एक पद ग्रहण किया, जब आपने शादी की आपने अपने एक पारिवारिक चीजें एक्सेप्ट की, लेकिन समाज के प्रति आपका IAS बनने से पहले और IAS बनने के बाद क्या योगदान था? सवाल यह है। क्योंकि हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें लगता है कि पद से ही व्यक्ति की पहचान होती है, क्योंकि हमारे लोगों को जो बात सुनाई देती है वो पद की बात सुनाई देती है, उसकी विचारधारा की बात नहीं सुनाई देती। तो जब आप इस बात को कहते हो कि लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद, कोई लव जिहाद का कोई एंगल इसमें नहीं है। ना तो टीना डाबी समाज से संबंध रखती थी, एक IAS जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट भी हो सकता है, एक मुस्लिम भी हो सकता है। मैं आपको ऐसे कई एग्जांपल दे सकता हूं जहां शेड्यूल्ड कास्ट लड़कों ने नॉन शेड्यूल्ड कास्ट लड़कियों से IAS के जो सिविल सर्वेंट है उनमें शादी की है। उनकी मैट्रिमोनियल लाइफ ठीक भी है, खराब भी है। मैट्रिमोनियल लाइफ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अगर आप इसको देखें, अगर उन दोनों को लव जिहाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम और आप हैं कौन इस बात को डिसाइड करने वाले कि यह मामला लव जिहाद का है? लेकिन सरकार तो कानून बना रही है ना सर, ऐसे नहीं। सरकार जो कानून बना रही है, सरकार का कानून जो है एक व्यक्ति विशेष को, एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए बना रही है कि शादी के कारण आप जो है धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरी बात कि जो कानून बन रहा है, देखिए अभी तक हमने ना तो कानून की जो व्याख्या है वो देखी है, ना ही कानून के सेक्शन देखे। जब तक हम कानून नहीं पढ़ेंगे उस कानून के बारे में कोई भी कमेंट करना गलत है, क्योंकि लव जिहाद के ऊपर अगर कोई भी कानून बनेगा तो वो हमारे मूलभूत अधिकारों के विरोध में होगा।